नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो 21 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें सीडीपी का जो पोर्शन आया था। पिछली क्लास में मैंने 1 से लेके 15 जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवाए थे, और आज 16 से लेके 30 तक जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब सीटेट लगभग करीब ही आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख 15-20 तारीख के बीच में पेपर आपका शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में आज की क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो देखो भाई, सुसाध्य किस तरह से किया जाएगा। कुछ पॉजिटिव करेंगे तो बच्चों में सृजनात्मकता को पैदा किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है, उनके लिए इजी किया जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। सीडीपी का जो भी पोर्शन है उस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, और इसके बाद जो शब्द मैं बताता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव उनको ढूंढना शुरू कर दो। तो पॉजिटिव पूछ रहा है, चलिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। बस ध्यान ये रहे कि पॉजिटिव चीज़ के लिए प्रोत्साहित हो। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र वाला अध्यापक केंद्रित नेगेटिव। लगातार अभ्यास व दोहराना, अभ्यास नेगेटिव, दोहराना नेगेटिव। केवल नेगेटिव, अनुकरण नेगेटिव। क्या पूछा था, पॉजिटिव। ये रहा आंसर। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से सवाल को सॉल्व करते हो तो सेकंडों में आंसर निकल के आता है। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए गुणज ये क्या है, ये मैथमेटिक्स की टर्म है। वैकल्य मतलब निर्योग्यता, अधिगम अशक्तता। गुणज अशक्तता क्या, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो गुणज की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किस में होगी, वो मैथमेटिक्स में होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। गति विषयक अशक्तता से, दूसरों के इरादे को समझने में प्रभाविता से, संगीतिक योग्यता से, या गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाई। तो क्योंकि ये डिसकैलकुलिया है तो ये गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनाई को दिखाता है। तो ये आंसर, ये देखो सीधा सीधा आंसर था, थ्योरी का आंसर था। अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ याद करने में कठिनाई होती है जो सीटेट में आती है उनको, तो आप क्या करेंगे, आप गौतम स्ट्रिक, ये एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे गौतम स्ट्रिक, इसमें जाना। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एक वीडियो है 8 से 10 मिनट का, जिसमें मैंने 3 ट्रिक बताई हुई है। अगर आप 3 ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपको कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, और ना कभी ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। भेदभाव या अलगवाद। देखो भेदभाव नेगेटिव, अलगवाद भी नेगेटिव। भेदभाव तो करना ही नहीं है बिल्कुल। साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। तो भाई देखो, जो शिक्षा है वो तो समानता पर आधारित है, ये बात ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि अध्यापक को किस शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो साम्यता पर आधारित जो शिक्षा शास्त्र है जो सभी के लिए ठीक है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से, या बहुल रूप से। देखो बहुल यानी कि बहुत सारे रूपों में, तो बहुत सारे में तो फिर पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। उसने कहा किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, पॉजिटिव वे में प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक, दृश्य, मौखिक, ये एक एक प्रक्रिया है, जबकि बहुल में शाब्दिक भी आ जाएगा, दृश्य भी आ जाएगा, मौखिक भी आ जाएगा, सांकेतिक भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो सीटेट में आंसर वही होता है जो ब्रॉड होता है। तो फोर्थ आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। चलिए, तो पॉजिटिव सुझाएगा। व्यवसाय नेगेटिव, अलगाव नेगेटिव, समावेशी पॉजिटिव। देखो एकीकृत भी पॉजिटिव होता है। तो अब आंसर कौन सा है, आंसर है समावेशी शिक्षा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो समावेशी शिक्षा चल रही है, इसलिए आंसर यही है, यही सुझाया गया है। एकीकृत शिक्षा क्या, इससे समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा चलती थी। क्या था एकीकृत शिक्षा, एक ही विद्यालय में 2 रूम हुआ करते थे। एक नॉर्मल बच्चों के लिए होता था, एक CWSN के बच्चों के लिए होता था। तो ये एकीकृत शिक्षा थी।
फिर क्या हुआ, ये जो दीवार थी इसको हटा दिया गया, यानी कि एक ही क्लास में नॉर्मल बच्चे और CWSN के बच्चे पढ़ते हैं, इसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, नेगेटिव पूछ रहा है। अधिगम के बारे में अब आपको अधिगम पता होना चाहिए कि अधिगम होता क्या है, लर्निंग होती क्या है, तो ये इसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि सीखना हमेशा चलती है, बिल्कुल सही चलती है। जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा क्या, जब से वो भ्रूण अवस्था में होता है तभी से सीखना शुरू कर देता है, और कब तक, मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वो सीखता है, कुछ भी अच्छा बुरा दोनों चीज़ें सीखता है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, यानी कि जब अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें त्रुटियां और गलतियां नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, यही बात गलत है। आगे देखेंगे, ये गलत है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण से ही हम सीखते हैं, और व्यक्ति दर व्यक्ति सीखना अलग रूप में हो सकता है, अलग प्रकार से हो सकता है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, ये बात भी ठीक है। यानी कि इस तरह से होता है, चक्रीय रूप से होता है, सीधी रेखा में नहीं होता है अधिगम, ये बात भी ठीक है। तो गलत क्या है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। देखो, आप नेगेटिव चीज़ कर रहे हो तो नेगेटिव ही उसका रिजल्ट आएगा, तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएंगे, ये नेगेटिव चीज़ है। अधिगम की गति में तेजी आएगी, जब आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप सीखने के लायक ही नहीं है, तो फिर वो सोचेगा हाँ मैं लायक ही नहीं हूँ, तो गति तो आ ही नहीं सकती। ये तो पॉजिटिव चीज़ है। ये कब आएगी, ये तब आएगी जब आपको उसको प्रोत्साहित करोगे, लेकिन आप प्रोत्साहित तो कर नहीं रहे हो। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होगा, ये भी पॉजिटिव है, होगा नहीं होगा, क्योंकि आप तो गलत काम कर रहे हो ना। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, टीचर जो भी उसके बच्चे के साथ व्यवहार करता है उसका प्रभाव बच्चे के अधिगम पर जरूर पड़ता है। तो अब क्योंकि टीचर नेगेटिव चीज़ कर रहा है, या मैं ये टीचर की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर बोल रहा है कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव आएगा, क्या होगा, बच्चा अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा। आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिव चीज़ से बढ़ाया जाएगा। देखो, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं यार ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव सर बताए जा रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो टेक्निक है जो आपको सी टेट को आप ये समझ लीजिए कि 200% क्लियर करवा देगा। बस आप उसको सीख लीजिए। कैसे सीखोगे, क्लासेस देखो, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो सीरियल से देखो क्लासें, सीरियल से क्लास देखना शुरू करो, यानी क्लास 1 से देखना शुरू करो, और वर्तमान में जो क्लासें डाल रहा हूँ आप उनको भी देखें। तो अगर आप क्लासेस सीरियल से देखेंगे, यानी 1 से देखेंगे, जैसे आप CDP की देख रहे हो तो 1 से स्टार्ट करो, हिंदी पैटा की देख रहे हो तो 1 से स्टार्ट करो, EVS पैटा की देख रहे हो तो क्लास 1 से स्टार्ट करो, मतलब हर क्लास को 1 से स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे जब आप 8-10 क्लासें देख लेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा और वर्ड्स भी पता चल जाएंगे। चलिए, समस्या समाधान को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिव। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक तो ठोक दो। आप लाइक करते हो तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, अच्छा करने की मैं कोशिश करता हूँ, और सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जब मैं अपने चैनल का एनालिटिकल देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल को देखते हैं। 51% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर चैनल देखते जरूर हैं। अरे दोस्तों, जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही कर दो, क्या जाता है। आप सब्सक्राइब करोगे, परिवार बढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिव चीज़ से बढ़ाया जा सकता है। तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, उपकरण सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, परंपरागत नेगेटिव, समस्याओं को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके, मानक नेगेटिव, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर, वैकल्पिक पॉजिटिव, यंत्रवत याद करना नेगेटिव। आंसर दो, कितना आसान है, पॉजिटिव पूछ रहा था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर। और क्या चाहिए भाई। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है, तो पॉजिटिव वाला होगा। संकेत, चित्र, मूर्त, ये सारे दे रखे हैं। देखो, एक सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की तरफ,
इसमें सबसे पहले मूर्त ढूंढ लो। मूर्त क्या होता है? वो चीज़ें जो बच्चा हाथ से छू सकता है, उनको देख सकता है, उनको उठा पटक कर सकता है, तोड़ फोड़ जोड़ सब कुछ कर सकता है, वो मूर्त चीज़ है। तो बच्चा उस चीज़ से सीखना शुरू करता है जो उसके सामने होती है, और वो है मूर्त सामग्री। तो सबसे पहले मूर्त, इसके बाद फिर चित्र दिखाओ, फिर संकेत बता दो। जैसे कि अगर आप बच्चे को मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 यानी गिनती सिखाना चाहते हो, तो पहले एक चीज़ दिखाओ इसको। एक सेव दे दो, एक लकड़ी दे दो, कंचा दे दो, कुछ भी दे दो, एक मूर्त चीज़। फिर उसका चित्र दिखाओ कि भाई एक और क्या क्या हो सकता है। फिर इसके बाद संकेत बना दो कि भाई ये होता है एक। बच्चा सीखेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुख अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए भाई। पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। प्रदर्शन, स्पर्धा, स्पर्धा नेगेटिव होता है। अध्यापक प्रधान नेगेटिव होता है। प्रदर्शन ठीक है, कोई बात नहीं, होल्ड पे करते हैं। सहकारात्मक व सहयोगात्मक, सहयोग देना, एक दूसरे से सीखना, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ही पूछ रहा है। लो आंसर आ गया। ये तो होल्ड पे था, होल्ड पे ही रह गया। अगला आंसर, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 क्वेश्चन, जो CDP के 30 आपके क्वेश्चन हैं, जो कि 30 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो टाइम बचेगा इसको मैथमेटिक्स में यूज करना। चलिए अब देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है भाई, आप बताओ। पॉजिटिव सही है, तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। परीक्षा नेगेटिव ही, नेगेटिव। परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नेगेटिव। इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं है। अधिगमकर्ता यानी कि बच्चा ही इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा तो पूरा ही नेगेटिव हो गया। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, पड़ता है। इसे फिर भी होल्ड पर कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं है। हालांकि जो पूरा ऑप्शन है वो आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये नेगेटिव ही है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय, सक्रिय कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। आवश्यकता कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। आंसर, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर बल देता है। किस चीज़ पर देगा? पॉजिटिव चीज़ पर बल देगा भाई, नेगेटिव पे तो नहीं देगा। पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक यानी कि एक दूसरे से सीखना, पॉजिटिव। पुरस्कार, दंड, नेगेटिव। आनुवंशिकता ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अगर आनुवंशिकता के साथ वातावरण भी आ जाता तो ये पॉजिटिव हो जाता, अभी ये कुछ नहीं है। अटल, नेगेटिव। अटल यानी कि किसी चीज़ पर बिल्कुल फिक्स हो जाना। और क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, 5+ से लेकर 10+ तक के आपको बच्चे, मतलब 10 तक ही मिलते हैं, 10 ईयर्स के बच्चे आपको मिलेंगे प्राइमरी में। तो इन बच्चों के लिए अटल चीज़ें अगर आप कराओगे तो इनको सीखने में दिक्कत होगी, सीख नहीं पाएंगे, इसलिए नेगेटिव है। आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म घटक व अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ है? यानी कि इनमें से कौन सा सही है? आत्म परितोषण यानी खुद को इनाम देना, बाह्य कारक है? नहीं, जब तो ये खुद को ही दे रहा है तो फिर तो बाह्य नहीं होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी अंदर से जिज्ञासा आती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये ठीक लग रहा है भाई। नगद पुरस्कार, ये बाहर से आता है, ये आंतरिक तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। रुचि, ये अंदर से आती है, बाह्य नहीं हो सकती, तो आंसर हो गया जिज्ञासा वाला। अगला प्रश्न देखो। विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए भाई? पॉजिटिव काम करे, नेगेटिव ना करे, बस ये ध्यान रखो। पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढ लो अब। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल और यंत्रवत, नेगेटिव। संकल्पनों के संकल्पनों के वार्तालाप, वार्तालाप तो पॉजिटिव होता है। उदाहरण और गैर उदाहरण, ये भी पॉजिटिव होता है। को सम्मिलित नहीं करना चाहिए भाई, दो चीज़ें पॉजिटिव थी, आपने सम्मिलित ही नहीं की तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, वैसे तो ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये इस ही का मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो जाए। जब ही फिक्स हो जाए तब नेगेटिव होता है, अभी ये फिक्स नहीं है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना, पॉजिटिव। अध्यापक की व्याख्यान विधि,
नेगेटिव ही नेगेटिव, सीमित नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव वाला, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पॉजिटिव करेंगे भाई। अभिप्रेरणा पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव, शिक्षा शास्त्रीय उपागम ये भी ठीक है, संवेग भी ठीक है। ABCD इसका आंसर है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आपकी तरफ से मुझे पता चलना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, इससे और बच्चों का भी थोड़ा भला होगा। बाकी ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, नोट्स वगैरह लेने हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि सबकी कॉल उठा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।